नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे, टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट जो बिल आया है वर्तमान में, उस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। और मॉर्निंग में जैसे अमर सर आप लोग का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण का एनालिसिस लेते हैं, उसको आप लोग देखते रहिएगा। बाकी जो टॉप 10 सीरीज है वो भी आप लोग को मिलता रहेगा, और जो भी इंपॉर्टेंट ज्वलंत मुद्दे होंगे, जैसे मैं इस समय इकोनॉमिक्स के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल जो आया हुआ है, उसकी मध्यस्थता का स्थायी न्यायालय विवाद क्या है, सब सब मुद्दों पे मैं बात करूंगा। तो जो मेन जो भी होगा पर डे आप लोग को दिया जाएगा, तो उसको भी आप लोग देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसी कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021 के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कानून के बारे में क्या क्या कह रहा है, इस कानून का मेन मतलब क्या है, और परीक्षा की दृष्टि से इतने इंपॉर्टेंट अगर है तो आखिर किस कारण से ये इंपॉर्टेंट है, इन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। तो ये इस टॉपिक का नाम है टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल जो है, मध्यस्थता का स्थायी न्यायालय विवाद क्या है, इस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। तो कराधान कानून संशोधन विधेयक अर्थात 2021 जो है वो बिल पारित हो गया है। लोकसभा ने इसे 6 अगस्त 2021 को कराधान कानून विधेयक 2021 अर्थात टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल पास कर दिया है। ये भी वनडे एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं कि किस डेट को हुआ है, लोकसभा से हुआ है कि राज्यसभा से हुआ है। क्योंकि कोई भी संशोधन होता है तो जाहिर सी बात है संसद के थ्रू ही तो होगा। तो लोकसभा ने 6 अगस्त 2021 को, यानी कि इसी 6 अगस्त की बात कर रहा हूँ, यानी कि लेटेस्ट न्यूज है आपका, 6 अगस्त 2021 को कराधान कानून संशोधन विधेयक अर्थात टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल पास कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2012 में संशोधन करने और पूर्वव्यापी कर मांग प्रावधान अर्थात रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड प्रोविजन को वापस लेने के लिए यह विधेयक बिल पेश किया है। जाहिर सी बात है अगर कुछ चेंजिंग होता है तो कोई ना कोई उसमें कमियां होंगी, तभी कोई चेंजिंग या कुछ संशोधन करना होता है, उसके लिए चेंजिंग किया जाता है। तो ये जो है जो एक्ट है उस एक्ट को याद रखिएगा। जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री है जिनका नाम है निर्मला सीतारमन, इन्होंने क्या किया है कि जो आयकर अधिनियम 1961 और वित्त नियम 2021 में संशोधन किया है, और जो पहले के जो नियम थे उसमें कुछ चेंजिंग किया है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस विधेयक में यह प्रावधान करने के लिए कि आयकर मतलब इनकम टैक्स की आईटी धारा 119 अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है कि 28 मई 2012 से पहले लेन देन होने पर भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए उक्त पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर भविष्य में कोई कर मांग नहीं उठाई जाएगी। इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया है। वित्त अधिनियम 2012 को 28 मई 2012 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी, और इस बिल से वोडाफोन और केएन एनर्जी सहित कई कंपनियों को लाभ होने की संभावना है, जिन्हें पूर्वव्यापी कर मांग प्रावधान के आधार पर कर का भुगतान करना पड़ा था। यानी कि जो एक्ट आया है 2000, जैसे मैंने कहा कि वित्त अधिनियम 2012 जो है 28 मई 2012 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी, और इस बिल से वोडाफोन और केएन एनर्जी सहित कई कंपनियों को लाभ होने की संभावना है, जिन्हें पूर्वव्यापी कर मांग प्रावधान के आधार पर कर का भुगतान करना पड़ा था। और भी देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो है उस पर देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2012 में एक फैसले में दिया था कि भारतीय संपत्ति के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण, ठीक है, इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन जो भी है से होने वाले लाभ कर आयकर अधिनियम 1961 के मौजूदा प्रावधानों के तहत कर योग्य नहीं है। और इसके साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों को वित्त अधिनियम 2012 द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया गया था, ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को परिवर्तित किया जा सके और स्पष्ट किया जा सके कि विदेशी कंपनी के शेयरों की बिक्री से होने वाले लाभ भारत में कर योग्य है। यदि ऐसे शेयर्स को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में स्थित संपत्तियों से उन शेयर्स का मूल्य बहुत हद तक प्राप्त होता है। और वित्त अधिनियम 2012 द्वारा किए गए संशोधनों की मुख्य रूप से इन संशोधनों के आधार पर दिए गए पूर्वव्यापी प्रभाव के संबंध में हितधारकों ने आलोचना की थी, इसलिए इसमें चेंजिंग भी किया गया। तो ये टैक्सेशन देख लीजिए। पूर्वव्यापी कराधान जो है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रांजेक्शन जो है, यदि किसी भी देश को कुछ उत्पादों, वस्तुओं या सेवाओं पर कर लगने को लेकर एक नियम पारित करने की अनुमति देता है, और यह किसी भी कानून के पारित होने की तारीख की पूर्व अवधि से कंपनियों से शुल्क लेता है। वे अपने देश की कराधान नीतियों में किसी भी विसंगति को ठीक करने के लिए इस मार्ग का उपयोग करते हैं, जिन्होंने अतीत में कंपनियों को इस तरह की खामियों का फायदा उठाने की अनुमति दी थी। पूर्वव्यापी कराधान उन कंपनियों को आहत करता है जिन्होंने जानबूझकर या अनजाने में कर नियम की अलग अलग व्याख्या की थी। भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया व इटली सहित कई देशों में पूर्वव्यापी कराधान वाली कंपनियां हैं। विवाद क्या है ये भी जान लीजिए कि वर्ष 2006 और 7 में
यूके ने केयर्न इंडिया होल्डिंग के शेयर हस्तांतरित किए थे और आयकर अधिकारियों का मानना था कि इस हस्तांतरण से केयर्न यूके को पूंजीगत लाभ प्राप्त हुआ है, जिस कारण कंपनी पर 24,500 करोड़ रुपए का कर लगाया गया था। इसके साथ ही साथ 2015 में कंपनी से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की मांग की गई थी और वोडाफोन समूह की डच शाखा ने वर्ष 2007 में एक कैमन आइसलैंड आधारित कंपनी खरीदी, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय फर्म जो है हचिसन एसआर लिमिटेड में बहुमत हिस्सेदारी रखी। बाद में इसका नाम बदलकर वोडाफोन इंडिया कर दिया गया और राशि जो था $11 बिलियन का था। देख लीजिए, ये पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2012 की। इस मामले में ही वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी और केस जीत गई, जिसमें भारत के टैक्स डिपार्टमेंट ने इस सौदे पर ब्रिटिश कंपनी से 200 करोड़ रुपए का टैक्स मांगा था। और उस समय वित्त मंत्री जो थे, हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी साहब, ये पहल पर रेस्ट्रिक्टिव टैक्स का कानून बनना और वोडाफोन ग्रुप को फिर से टैक्स चुकाने का नोटिस दिया गया। दिसंबर 2020 में मध्यस्थता के अस्थायी न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि भारत सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी केयर्न पीएलसी पर पूर्वव्यापी कर आरोपित करना गलत था और यह फैसला भारत सरकार और वोडाफोन पीएलसी के पूर्वव्यापी कानून संशोधन संबंधी मामले, जिसमें निर्णय वोडाफोन पीएलसी के पक्ष में आया था, कि लगभग 3 महीने के बाद आया है। वर्ष 2015 में केयर्स एनर्जी पीएलसी द्वारा भारत सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता हेतु कार्रवाई शुरू की गई है। और भी देख लिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए का निर्णय क्या है कि भारत सरकार को हर्जाना राशि के रूप में केयर्न को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा और केयर्न टैक्स मुद्दा सिर्फ टैक्स से संबंधित नहीं था, बल्कि यह निवेश से जुड़ा विवाद भी था, इसलिए मुद्दा न्याय सीमा के अंतर्गत आता है। भारत सरकार द्वारा की गई पूर्वव्यापी मांग उचित और न्यायसंगत उपचार की गारंटी का उल्लंघन थी और केंद्र जो था ब्रिटेन भारत द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन और कंपनी द्वारा देश के भीतर अपने व्यापार के पुनर्गठन के लिए कर भुगतान की मांग हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने में विफल रहा था। मध्यस्थता का अस्थायी न्यायालय की स्थापना वर्ष 1899 में की गई थी और इसका मुख्यालय सभी लोग जानते भी हैं, हेग नीदरलैंड में है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो राज्यों के बीच मध्यस्थता विवाद समाधान हेतु समर्पित है और इसके पास एक वित्तीय सहायता कोष है जो विकासशील देशों को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा विवाद निपटान में शामिल लागत को पूरा करने में मदद करता है। तो सभी लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो इसको जान लीजिए। पीसीए का मुहर लग चुका है, सील ऑफ द पीसीए। ठीक है, और भी बात करते हैं हम लोग, क्यों जरूरी था ये देख लीजिए। भाई पुरानी सरकार है, जरूरी तो है, नई सरकार आई है तो पुरानी फाइल तो खोलेगी। तो निवेश के अनुकूल कारोबार माहौल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। भारत के सीमा पार लेन देन से संबंधित विवादों को अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में जारी से रोकने के साथ साथ लागत और समय को बचाने हेतु सार्थक बनाएगा। विदेशी निवेश के नवीन अवसर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो विवाद था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था, कब किया गया था, कैसे क्या हुआ था, ये टैक्सेशन लॉज बिल जो है 2012 उसमें संशोधन किया गया था और जो लोकसभा 6 अगस्त 2021 को पारित हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने जो एक्ट था 61 और 2012 वाला, उसमें संशोधन करके पहले का कानून को सही किया है। इस विधेयक में सब कुछ बता चुका हूँ, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 28 मई 2012 को राष्ट्रपति की सहमति उस पर प्राप्त हुई थी और इस बिल से जैसे मैंने कहा कि वोडाफोन और केयर्स एनर्जी दो कंपनी का नाम याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या था, क्या क्या किया गया था, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहले क्या नियम था, अभी क्या नियम है, किस किस देश में इस कौन कौन सा कानून है, कौन कौन सी कंपनियां थी, इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। विवाद क्या था, इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक था, एकदम ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों को मिलते रहेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतने ही करते हैं। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब का लिंक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट संस्थान से आप लोग जुड़ जाएंगे। तो चलिए कल फिर मुलाकात करते हैं और टॉप 10 का जो सीरीज है वो भी आप लोग को मिलेगा और अमर सर का डेली न्यूज एनालिसिस जो है, मतलब दैनिक जागरण का जो है राष्ट्रीय संस्करण का एनालिसिस जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग वाला, उसको भी रोज आप लोग फॉलो करते रहिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से वो एनालिसिस करते हैं काफ़ी परीक्षा में आप लोगों को मददगार साबित होगा। खास करके जब मेंस आप देंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर एनालिसिस क्यों करवाया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।